हेलो एवरीवन, मासिक करंट अफेयर संग्रह में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विज्ञान प्रौद्योगिकी। देखा जाए तो सामान्य विज्ञान और विज्ञान प्रौद्योगिकी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों में पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक है। समसामयिक घटनाक्रम से प्रेरित होते हैं और सबसे ज़्यादा जो प्रश्न होते हैं वो आपको समसामयिक घटनाक्रम में साइंस एंड टेक के पूछे जा रहे हैं। लगातार इनका बढ़ता हुआ महत्व और दायित्व देखते हुए हमें यहाँ पर इसके बारे में अच्छे से स्टडी करनी चाहिए, इसके विभिन्न पहलुओं को समझना चाहिए। इसके कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्चुअल डेटा इसमें काफ़ी सारे होते हैं। तो आज हम यहाँ पर जनरल साइंस से रिलेटेड और साथ ही साथ साइंस एंड टेक के क्षेत्र में पिछले एक मंथ में यहाँ पर कौन कौन से घटनाक्रम यहाँ पर डेवलप हुए हैं जो हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से ज़रूरी हैं, उन सभी पहलुओं को समझेंगे। आप मेरे साथ यहाँ पे जुड़े रहें, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर ज़रूर करें ताकि यहाँ पे ज़्यादा से बच्चों तक यहाँ पर इसे पहुँचाया जा सके। तो चलिए देखते हैं आज क्या विशेष है आज के इस टॉपिक में, मंथली जिस्ट के साइंस एंड टेक में। आज के हमारे जो टॉपिक्स हैं उनको मैं सबसे पहले बता दूं आज हम किन किन टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। हमारे पास 10 टॉपिक हैं। सुपर कैपेसिटर, लैब ग्रोन मीट, वायु गुणसूत्र और कैंसर, भारतीय सबमर्सिबल डाइव, भारत में गैर संचारी रोग, ट्रांसजेनिक फसलें, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, बेटेलगेस तारा, लेप्टोस्पायरोसिस और क्वांटम कंप्यूटिंग। ये 10 टॉपिक आज के इस लेक्चर में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे हमारा पहला टॉपिक है रैपिड डिवाइस चार्जिंग के लिए पेपर बेस्ड सुपर कैपेसिटर क्या होते हैं। देखा जाए तो गुजरात ऊर्जा अनुसंधान प्रबंधन संस्थान, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में GERMI कहते हैं, इनके शोधकर्ताओं के द्वारा हाल ही में विकसित किया गया है पेपर बेस्ड एक सुपर कैपेसिटर। देखा जाए तो ये अपनी तरह का सबसे पतला और सबसे हल्का सुपर कैपेसिटर है। अब सुपर कैपेसिटर के बारे में देखा जाए थोड़ा सा जानकारी यहाँ पे हासिल करेंगे। क्या होते हैं सुपर कैपेसिटर, किससे बनते हैं और इनका उपयोग क्या है। जैसे कि यहाँ पे देखिए आप बताया गया है कि जो समुद्री शैवाल होते हैं, समुद्री शैवाल से जो प्राप्त सेलुलोज होता है उसमें नैनो फाइबर के माध्यम से इसका प्रयोग किया गया सुपर कैपेसिटर को बनाने में। ठीक है, जो सुपर कैपेसिटर है किससे बना है, समुद्री शैवाल से प्राप्त सेलुलोज नैनो फाइबर के माध्यम से। इसके कारण ये असाधारण रूप से काफ़ी लचीला है और इसका जो प्रदर्शन और लागत जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावशील इसे बना देती है। अब देखते हैं यहाँ पर इससे जुड़े हुए कुछ पहलुओं के बारे में कि इसका अनुप्रयोग हम कहाँ करेंगे, इसकी व्यावसायिक यहाँ पर उपयोगिता क्या है। तो देखिए इस नवोन्मेषी सुपर कैपेसिटर के कई अनुप्रयोग हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, मेमोरी बैकअप सिस्टम को बनाने में, एयर बैग के निर्माण में, भारी मशीनरी क्षेत्र में और इलेक्ट्रिक वाहन बनाने में हम इस सुपर कैपेसिटर का प्रयोग करेंगे। सुपर कैपेसिटर के बारे में बात करें, ये काम कैसे करता है तो उसके बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखिए सुपर कैपेसिटर जो होते हैं इसमें एक विद्युत रासायनिक ऊर्जा के भंडारण करने संबंधी के उपकरण होते हैं। ये इन्हें हम अल्ट्रा कैपेसिटर के रूप में भी इसे जानता है। देखा जाए तो ये एक नई पीढ़ी के ऊर्जा भंडारण उपकरण है सुपर कैपेसिटर। ये उच्च शक्ति घनत्व कैपेसिटर लंबे समय तक स्थायित्व एवं पारंपरिक कैपेसिटर की तुलना में अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग, लिथियम आयन बैटरी जैसे गुणों के कारण यहाँ पे देख सकते हैं इनका व्यापक अनुसंधान लगातार किया जा रहा है। सुपर कैपेसिटर के मुख्य घटकों की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, सेपरेटर्स होते हैं और करंट कलेक्टर इत्यादि आपको शामिल होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, ये आपको ऊर्जा भंडारण एक उपकरण होते हैं जो ऊर्जा को संरक्षित करते हैं और यहाँ पर चार्जिंग इत्यादि संदर्भित यहाँ पर उस संदर्भ में आपको प्रयोग किए जाएंगे। इसके अलावा देखा जाए तो इसमें चर्चा आई कि समुद्री शैवाल से के नैनो फाइबर से इन्हें बनाया गया है। तो थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको समुद्री शैवाल के बारे में भी बता देता हूँ। ठीक है, हम जब भी कोई देखिए करंट पढ़ते समय इस चीज़ का ध्यान रखना है, करंट कैसे पढ़ना है। करंट पढ़ते समय हमें यहाँ पे जो टॉपिक चर्चा का विषय है वो तो पढ़ना है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे टॉपिक जो उसके साथ इंक्लूड हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, हमें उनके बारे में भी पढ़ लेना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे सुपर कैपेसिटर तो पढ़ रहे थे, लेकिन समुद्री शैवाल थोड़ा सा आया चर्चा का विषय, तो हमें यहाँ पे समुद्री शैवाल के बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लेनी चाहिए। जैसे कि समुद्री शैवाल जो होते हैं वो मैक्रो एल्गिन है कहा जाता है।
जो चट्टान या अन्य सबस्ट्रेट से यहाँ पर देखिए ये चट्टान है, उनके ऊपर ये जो आप देख रहे हैं ये आपको एल्गी होते हैं, ठीक है, शैवाल होते हैं। इनके तटीय क्षेत्रों में इनकी उपस्थिति होती है। देखा जाए तो कई बार ये रंजकहीन भी हो जाते हैं और इन्हें अलग अलग रंगों के कारण देखा जाए समुद्री शैवाल के कलर भी कई बार अलग अलग होते हैं। जैसे कुछ हरे होते हैं जिनको हम क्लोरोफाइटा कहते हैं, रोडोफाइटा जो शैवाल होते हैं वो लाल कलर के होते हैं, फ्योफाइटा जो होते हैं वो भूरे कलर के होते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए शैवालों के अलग अलग कलर के हिसाब से उन्हें वर्गीकृत भी किया जाता है। आते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है लैब ग्रोन मीट। क्या है ये लैब ग्रोन मीट? देखा जाए तो हाल ही में कैलिफोर्निया के में स्थित 2 कंपनियां हैं, ठीक है, कौन कौन सी? गुड मीट और अपसाइड फूड्स ने कोशिका संवर्धित चिकन उत्पादन और बिक्री के लिए इसे अमेरिकी सरकार की मंजूरी मिल गई है, ठीक है। तो जो लैब में बनाया गया, विकसित किया गया मीट, यानी कि यहाँ पे कृत्रिम तरीके से बनाए गए मीट को यहाँ पे अमेरिकी सरकार ने मंजूरी दे दी है। तो लैब ग्रोन मीट के बारे में थोड़ा सा और समझ लीजिए। देखिए जो लैब ग्रोन मीट है, आधिकारिक तौर पर इसे कोशिका संवर्धित मीट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका संवर्धित मीट कहते हैं। और इसमें देखा जाए तो इस मीट को जानवरों से प्राप्त पृथक कोशिकाओं का उपयोग करके प्रयोगशाला में विकसित किया जाता है। कहने का मतलब अलग अलग सोर्सेस से कोशिकाएं ली जाती हैं, जानवर हो सकता है, अन्य पेड़ पौधे हो सकते हैं या कोई भी, और उनसे यहाँ पर आपको ये मीट तैयार किया जाता है। प्रतिकृति बनाने, खाद्य मांस के रूप में विकसित करने के लिए इन कोशिकाओं को आवश्यक यहाँ पे संसाधन जैसे कि पोषक तत्व दिया जाता है, उपयुक्त वातावरण प्रदान किया जाता है। साथ ही देखा जाता है सेलुलर कल्टीवेशन प्रक्रिया में सहयोग करने के लिए इन्हें डिजाइन किया गया है। देखा जाए तो सिंगापुर जो है वो विश्व का पहला देश है जिसने 2020 में वैकल्पिक मांस की बिक्री को यहाँ पर मंजूरी दी थी। तो सिंगापुर में ऑलरेडी यहाँ पे चर्चा का विषय, मतलब ऑलरेडी बिक्री हो रही है और अमेरिकी सरकार ने भी इस तरह के मीट को मंजूरी दे दी है। यहाँ पे देख सकते हैं सेल कल्टीवेटेड जो मीट की बात यहाँ पे की गई है। तो यहाँ पे देखिए सेल कल्टीवेटेड चिकन के से तात्पर्य है प्रयोगशाला में अलग अलग कोशिकाओं का उपयोग करके तैयार किया गया चिकन यानी कि मांस, जिसमें विकास प्रतिकृति हेतु आवश्यक तत्व मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाय है, ठीक है, उसे यहाँ पर आपको मीट इत्यादि प्राप्त किया गया और उसको लेकर के यहाँ पे इसे तैयार किया गया, वापस उसे यहाँ पे अलग अलग उत्पादों प्रयोग करके सेल किया जा रहा है। तो इस तरीके से एक पूरी प्रक्रिया हम यहाँ पे कोशिका संवर्धित मांस या सेल कल्टीवेटेड चिकन हम इसे कहते हैं। अगला टॉपिक देखिए यहाँ पे है वाई गुणसूत्र और कैंसर की संभावना। वाई गुणसूत्र, एक्स और वाई गुणसूत्र के बारे में आप जानते होंगे जब आप जनरल साइंस को यहाँ पर पढ़ते हैं, लेकिन हाल ही में एक शोध आया जिसके माध्यम से कहा गया कि वाई जो गुणसूत्र है ये यहाँ पर कैंसर कारक, यहाँ पर इसमें संभावनाएं विद्यमान है। तो आइए देखते हैं कौन से कैंसर कारक संभावनाएं हैं, क्या यहाँ पे शोध आया और उससे संबंधित कौन कौन से फैक्ट हैं। सबसे पहले देखिए जो वाई गुणसूत्र है और इसमें कैंसर की संभावना को यहाँ पर हाल ही के शोधों में अंतर संबंधित किया गया है। कहा गया है कि इसके जो वाई गुणसूत्र है इसमें हम कोलोरेक्टल और मूत्राशय कैंसर जो है वाई गुणसूत्र की भूमिका देखी जाए तो इनमें आपको पाई जाती है 2 तरीके के कैंसर में, एक कोलोरेक्टल कैंसर और दूसरा यहाँ पे मूत्राशय कैंसर में। बात करें अगर हम कैंसर की, तो कैंसर के बारे में आप सभी जानते हैं। कैंसर क्या होता है? जब शरीर में असामान्य रूप से यहाँ पे जो कोशिकाएं होती हैं उनका अनियंत्रित रूप से विकास होना शुरू हो जाता है, उनके प्रसार की श्रृंखला एक बनती चली जाती है और तेजी से यहाँ पे अनियंत्रित रूप से ऐसी कोशिकाओं के बढ़ने की स्थिति को ही हम यहाँ पे कैंसर कहते हैं। तो कैंसर जो कोशिकाएं होती हैं वो स्वस्थ ऊतकों और अंगों को यहाँ पे प्रभावित करने लगती हैं और उन्हें नष्ट करने लगती हैं और इस स्थिति को हम कहते हैं कैंसर। अब यहाँ पे देखिए कैंसर के साथ साथ 2 कोलोरेक्टल कैंसर की चर्चा यहाँ पे की गई। तो कोलोरेक्टल कैंसर होता क्या है ये भी आपको मैं बता दूं। देखिए इस तरह का जो कैंसर होता है वो बेसिकली कोलन कैंसर या रेक्टल कैंसर के रूप में हम इसे जानते हैं। कोलन या जो होता है इसे हम मलाशय भी कहते हैं। तो मलाशय में विकसित कैंसर को ये संदर्भित करता है, जो कि देखा जाए तो आपके बड़ी हाथ का एक आपका हिस्सा होता है, ठीक है। जबकि जो मूत्राशय कैंसर है ये इसका तात्पर्य होता है मूत्राशय के ऊतकों में कैंसर कोशिकाओं के विकास, जहां की मूत्र आपका एकत्रित होता है। तो यहाँ पर ये एरिया आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस एरिया को हम यहाँ पे कहते हैं कोलन कैंसर या मूत्राशय कैंसर की स्थितियों की
तो कोलोरेक्टल कैंसर और मूत्राशय कैंसर दोनों जो होते हैं वो वाई गुणसूत्र यहाँ पर इसमें उसका एक प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें पुरुषों में कोलोरेक्टल कैंसर और वाई गुणसूत्र की भूमिका के संदर्भ में, तो जो निष्कर्ष यहाँ पर है वो कहता है कि KRAS नामक यहाँ पे ओंकोजीन के द्वारा संचालित एक माउस मॉडल का उपयोग करके कोलोरेक्टल कैंसर के मामले में लैंगिक अंतर की जांच की गई, जिससे आगे चल के पता क्या चला कि वाई गुणसूत्र पर एक अपग्रेडेड जीन की भी पहचान की गई जो पुरुषों में ट्यूमर के खतरे और प्रतिरक्षा को कम करता है और कोलोरेक्टल और कैंसर को यहां पर उत्पन्न करने का खतरे को बढ़ा देता है। यह प्रतिरक्षा प्रक्रिया को उत्तेजित करने वाले वंशाणुओं और जीन इत्यादि का दमन एक तरीके से दमन करता है और ऐसे जीन को सक्रिय करने का काम करता है जो सेल माइग्रेशन, इन्वेंशन या फिर एंजियोजेनेसिस यानी कि नई रक्त कोशिकाओं के निर्माण को यहाँ पे बढ़ावा देते हैं। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा KRAS क्या होता है। ये एक जीन है जो कंसर्टन रैट सार्कोमा वायरल ओंकोजीन होमोलॉग नामक यहाँ पे प्रोटीन को एनकोड करता है और यह एक प्रोटो ओंकोजीन है, जिसका अर्थ है इसमें कैंसर कारक जीन बनने की क्षमता होती है। तो ये जीन जो है वो वाई गुणसूत्र के ऊपर यहाँ पर एक रूप से पाया जाता है जो इस तरह के कैंसर को बढ़ावा देता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए, हाल ही में आपने एक बहुत बड़ी घटना के बारे में सुना होगा कि समुद्री यहाँ पर ये आपने इस इमेज को कई बार देखा होगा। ये टाइटन त्रासदी के नाम से आप इसे जानते हैं, जिसमें कुछ लोग यहाँ पर टाइटैनिक को देखने गए थे और वहाँ पर ये जो सबमर्सिबल था वो वहाँ पे अचानक उसमें विस्फोट हो गया और सारे लोग मारे गए। तो यहाँ पे देखिए, भारत भी इसी तरह के एक अभियान यहाँ पर चलाने वाला है। तो हम यहाँ पे समझेंगे ये क्या होते हैं सबमर्सिबल और भारत की यहाँ पे जो प्रस्तावित योजना है उसका स्वरूप क्या है। देखिए, भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा वर्ष 2024 के अंत में टाइटन सबमर्सिबल के समान वाहन मत्स्य 6000, जो भारत का अभियान उसका क्या नाम है, उसके वाहन का नाम है मत्स्य 6000 के साथ यहाँ पे डीप सी डाइव की तैयारी कर रहे हैं, जो हाल ही में यहाँ पे देखा जाए तो ये लापता हो गया था। बात करें जो वर्ष 2024 के अंत में निर्धारित भारत के डीप ओशन मिशन, ठीक है, तो भारत क्या स्टार्ट करने वाला है अपना डीप ओशन मिशन, और इस डीप ओशन मिशन को वो किसके माध्यम से करेगा, मत्स्य 6000 परियोजना के माध्यम से। और देखा जाए तो इसका जो लक्ष्य है कि लगभग 6000 मीटर की गहराई तक हिंद महासागर में खोज करने को लेकर है। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं जो सबमरीन होती है और जो सबमर्सिबल होते हैं इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है, दोनों को समझ लीजिए, ठीक है। सबमरीन सबमर्सिबल दोनों अलग अलग होते हैं। देखा जाए तो एक जो सबमरीन होती है वो जल के नीचे संचालित वाहन को संदर्भित करती है, जो स्वतंत्र रूप से एक बंदरगाह से प्रस्थान करने या अभियान करने के बाद बंदरगाह पर वापस आने में सहायता करने में सक्षम होती है। वहीं अगर हम बात करें सबमर्सिबल की, तो ये आमतौर पर आकार में छोटी होती है और इसकी क्षमता जो होती है न्यून होती है, इसलिए इसे लॉन्च करने के लिए, पुनर्प्राप्त करने के लिए जहाज की यहाँ पर आपको आवश्यकता होती है। अर्थात ये ना तो स्वयं से लॉन्च हो सकते हैं और न जल्दी वापस प्राप्त किए जा सकते हैं, इसके लिए इन्हें जहाज की ज़रूरत पड़ेगी। जबकि पनडुब्बी को देखें तो यहाँ पर वो स्वयं संचालित होती है, गतिमान होती है, प्रस्थान करती है और वापस भी आ सकती है। और इसी कारण देखा जाए तो सबमर्सिबल जो टाइटन लापता हो गया था, इसे पोलर प्रिंस के नाम से भी यहाँ पे जहाज में ये संलग्न था और यहाँ पर देखा जाए एक बड़ी दुर्घटना हुई जिसमें सारे जो यात्री थे वो इसमें मारे गए। बात करते हैं कि भारत का जो मत्स्य 6000 से संबंधित आपके क्या क्या बिंदु यहाँ पे महत्वपूर्ण हैं, उसके बारे में भी यहाँ पर आप जान लीजिए। भारत का जो अभियान है उसका हिस्सा, उससे संबंधित तथ्यों को देखिए। मत्स्य जो 6000 है, भारत के राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि NIOT द्वारा विकसित एक स्वदेशी गहरे समुद्र में गोता लगाने वाली एक पनडुब्बी है। इसे हिंद महासागर में लगभग 6000 मीटर की गहराई तक पता लगाने के लिए निर्मित किया गया है। और इसका मिशन क्या है कि 3 भारतीय नाविकों को लेकर के कन्याकुमारी से लगभग 1500 किलोमीटर दूर एक बिंदु पर यहाँ पर भेजना है। ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, तो देखिए, पहला उद्देश्य यहाँ पर है भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं का समर्थन के साथ समुद्री संसाधनों का पता लगाना।
दूसरा लक्ष्य है कि तांबा, निकल, कोबाल्ट, मैग्नीज जैसे मूल्यवान संसाधनों का पता करना और साथ ही साथ यहाँ पे पॉलीमेटलिक्स मॉड्यूल्स के लिए अनुसंधान एवं खनन करना। तो ये भारत के यहाँ पर आपके प्रमुख उद्देश्य हैं इस मिशन के अंतर्गत। अगला टॉपिक आता है गैर संचारी रोग। गैर संचारी रोग जो कि यहाँ पर किसी के एक के व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने के कारण नहीं फैलते हैं, ऐसे रोगों को हम गैर संचारी रोग कहते हैं। और यदि यहाँ पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलता है संपर्क में आने से, तो हम संचारी रोग कहते हैं। तो बात करते हैं कि भारत में गैर संचारी रोग से संबंधित तथ्यों को लेकर के। देखिए, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ICMR कहते हैं, और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा किए गए हालिया अध्ययन में बताया गया कि भारत में गैर संचारी रोगों में चिंताजनक रूप से वृद्धि यहाँ पर देखने को मिली है। आइए देखते हैं इस अध्ययन में कौन कौन से यहाँ पे फैक्ट निकल कर आए हैं जो आपको पता यहाँ पे होना चाहिए इस फैक्ट के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, 25 से लेकर 26.4% की दर से गोवा, पुडुचेरी और केरल में मधुमेह के मामले सबसे अधिक हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जहाँ सबसे ज़्यादा मधुमेह की स्थिति है वो कौन कौन से हैं? गोवा, पुडुचेरी और केरल है। मधुमेह के बारे में ध्यान रखिएगा, भारत में मधुमेह के रोगियों की संख्या करीब 101 मिलियन है। अब कितना? 101 मिलियन लोग मधुमेह से पीड़ित हैं। इसमें देखा जाए प्री डायबिटीज के द्वारा इस अध्ययन में प्री डायबिटीज वाले 136 मिलियन लोगों की पहचान की गई है। वहीं उच्च रक्तचाप की अगर हम बात करें तो इसमें व्यक्तियों की संख्या 315 मिलियन पाई गई है। तो प्री डायबिटीज लोग 136 मिलियन हैं, हाई ब्लड प्रेशर के रोगी 315 मिलियन हैं। वहीं मोटापा की बात करते हैं तो इसमें बताया गया 254 मिलियन लोगों को आमतौर पर मोटे के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जबकि पेट के मोटापे अथवा एंडोमिनल ओबेसिटी वाले लोगों की संख्या करीब 351 मिलियन यहाँ पर आपको बताई गई है। सामान्य तौर पर मोटापे से पीड़ित आबादी की संख्या 28.6% है, जबकि पेट के मोटापे से पीड़ित भारतीयों की संख्या 39.5% है। वहीं महिलाओं में पेट के मामले के मोटापे की संख्या की शिकायत ये देखा जाए तो करीब 50% है। पेट के मोटापे का मतलब कि सिर्फ पेट आपका निकला हुआ है, और ओवरऑल मोटापा का मतलब आपकी पूरी बॉडी यहाँ पर आपकी मोटी है, फूली हुई है, तो उसको यहाँ पर ओवरऑल मोटापा कहते हैं। चलिए, और क्या यहाँ पे आपको फैक्ट बताया गया है। देखिए, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया ये क्या होता है। देखिए, इससे पीड़ित व्यक्तियों की संख्या के बारे में जो डेटा बताया गया है करीब 213 मिलियन, ठीक है, और जिनमें धमनियों में वसा जमा होने से दिल के दौरे और स्ट्रोक का खतरा यहाँ पर आपको बढ़ जाता है। देखिए, हार्ट अटैक की घटनाएं भारत में लगातार बढ़ी हैं, और इसका एक जो बड़ा कारण होता है आपकी जो धमनियों में वसा के जमाव की स्थिति। तो यहाँ पर देख सकते हैं हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया जो है वो भारत में करीब बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और 213 मिलियन लोग इससे पीड़ित हैं। अध्ययन में ये भी बताया गया है कि करीब 24% भारतीय जो हैं वो हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया से पीड़ित हैं। वहीं उच्च LDL कोलेस्ट्रॉल जो है 185 मिलियन व्यक्तियों में, लो डेंसिटी लेप्रोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी आपको बढ़ा हुआ पाया गया है। LDL खराब कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो ये रक्त में इसकी बहुत अधिक मात्रा धमनियों की पट्टिका में जो होता है वो कह सकते हैं कि पट्टिका के निर्माण में यहाँ पर आपको सहायता करती है। इस तरीके से यहाँ पर इन सारे फैक्ट को ध्यान रखिएगा। कई बार इस तरह के जो फैक्चुअल डेटा होते हैं वो आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, और इसलिए भी पूछ लिए जाएंगे क्योंकि भारत में देखा जाए तो काफ़ी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जहाँ पर लोगों के हार्ट अटैक से डेथ रेसेस बढ़े हैं। तो इसके बारे में इन फैक्ट को ध्यान रखना है। अगला टॉपिक है ट्रांसजेनिक फसलें, जिसको हम कहते हैं GM फसलें भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए इसको चर्चा का विषय यहाँ पे क्यों बना है। हाल ही में देखिए तो गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना ने एक नए प्रकार के ट्रांसजेनिक कपास बीज के परीक्षण हेतु केंद्र की जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति द्वारा अनुमोदित एक प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ठीक है, भारत में लगातार ट्रांसजेनिक फसलों को बढ़ावा देने के संदर्भ में इस तरीके से यहाँ पर कार्य किए जाते रहे हैं, और इसके संदर्भ में देखा जाए तो केंद्र के स्तर पर एक समिति है जिसका नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति। लेकिन ये समिति से सिफारिश करती है, इसे लागू करना नहीं करना है, इसका डिसीजन जो होता है वो राज्य सरकार लेते हैं। और यहाँ पे देखिए गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना जैसी सरकार ने इनके
अनुमोदन को या फिर इनके प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया है। आइए थोड़ा सा और समझते हैं। देखिए, जो प्रस्ताव किया गया था किस जीन के बारे में किया गया था, तो उसको ध्यान रखिएगा। इस जीन का नाम था Cry2AI जीन। ठीक है, Cry2AI जीन है और ये जो जीन है ये कथित तौर पे कपास को पिंक बालवर्म हेतु प्रतिरोधी बनाता है। जो क्योंकि पिंक जो बालवर्म होते हैं ये कपास की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले यहाँ पर कह सकते हैं कीटाणु हैं एक तरीके से, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे नुकसान पहुंचाते हैं और इस कीट के कारण यहाँ पर आपको किसानों को भी काफ़ी नुकसान होता है। तो यहाँ पे जो Cry2AI जीन है वो एक तरीके से यहाँ पर इसको सुरक्षा एक प्रतिरोधक क्षमता इसके अंदर विकसित कर देता। लेकिन यहाँ पर देखा है, इस विवाद से पता चला कि आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों की व्यापक स्वीकृति यहाँ पर अभी भी असामान्य बनी हुई है। अभी भी राज्य यहाँ पर ट्रांसजेनिक फसलों को यहाँ पे मान्यता नहीं दे रहे हैं। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है। देखिए, जो कृषि है वो राज्य का विषय है। ठीक है, कृषि किसका विषय है? राज्य का विषय है। और इसका मतलब है कि ज़्यादातर मामलों में अपने बीजों के परीक्षण में रुचि रखने वाली कंपनियों को ऐसे परीक्षण करने हेतु राज्यों से अनुमोदन की आवश्यकता होती है और ऐसे परीक्षणों की अनुमति केवल हरियाणा राज्य सरकार ने ही अभी तक दी है। तो यहाँ पर अगर राज्य सरकार आपको अनुमति नहीं देती है तो आप इस तरह कोई परीक्षण नहीं कर सकते हैं। देखा जाए तो तेलंगाना ने प्रस्ताव पर विचार करने हेतु एक विस्तारित अवधि का अनुरोध किया था और बाद में जवाब दिया कि वर्तमान फसल मौसम में इसे लागू नहीं किया जाएगा। वहीं गुजरात सरकार ने भी बिना कारण बताए इस फसल को यहाँ पर इसके परीक्षण को निरस्त कर दिया। अगला यहाँ पे है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। ये क्या है? ये चर्चा का विषय यहाँ पे क्यों बना है भाई? तो देखिए, यहाँ पे साइंस एंड टेक का ये मुद्दा है। पुणे की इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम IUCAA कहते हैं, इनके द्वारा हाल ही में सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप सूट कह सकते हैं, सूट को इसरो को यहाँ पर सौंप दिया गया है। इस अद्वितीय अंतरिक्ष टेलीस्कोप को इसरो के आदित्य L1 मिशन के साथ एकीकृत यहाँ पर किया जाएगा और जिसे अगस्त 2023 के मध्य में यहाँ पर लॉन्च भी किया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये आपको बनाया किसके द्वारा गया है? तो IUCAA के द्वारा, और इसरो को सौंप दिया गया है। अगस्त में से लॉन्च किया जाएगा। थोड़ा सा समझते हैं सोलर अल्ट्रावायलेट यहाँ पे जो आपका इमेजिंग टेलीस्कोप यानी कि सूट है वो है क्या। देखिए, इसका उद्देश्य है सूर्य के पराबैंगनी उत्सर्जन का अध्ययन का पता करना, विभिन्न यूवी तरंग दैर्घ्य में सूर्य के वातावरण की हाई रेजोल्यूशन इमेज कैप्चर करना, जिसे कोरोना के रूप में हम इसे जानते हैं। तो पर्टिकुलर उस क्षेत्र को जहां पर आपको पराबैंगनी किरणें उत्सर्जित होती हैं सूर्य से, उस क्षेत्र से संबंधित यहाँ पे इमेज कैप्चर करना, उसे समझने के लिए। देखा जाए तो 200 से 400 नैनोमीटर के तरंग दैर्घ्य को कवर करते हुए दूर और निकट पराबैंगनी क्षेत्रों पर यह काम करेगा। यह सूर्य के वातावरण के गर्म, अधिक गतिशील क्षेत्रों के संक्रमण क्षेत्र और कोरोना का भी यहां पर आपको अवलोकन करने के लिए इसे प्रक्षेपित किया जाएगा। देखा जाए तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए, सूट के माध्यम से वैज्ञानिकों के द्वारा सूर्य से संबंधित जो भी जानकारी है, जैसे सूर्य से रिलेटेड जो रहस्य हैं, पृथ्वी और अन्य ग्रहों पे इसके प्रभाव कितना पड़ता है, कैसा पड़ता है, उसके बारे में जानना। साथ ही सूट जो है वो त्वचा कैंसर है जिम्मेदार जो खतरनाक पराबैंगनी विकिरण जो है उसको मापने में सहयोग करेगा। इसके अलावा जो सूट है वो सूर्य की गतिविधि की निगरानी करेगा। संभावित जो सौर ज्वालाएं हैं, कोरोनल मास इंजेक्शन की स्थितियां हैं, प्रारंभिक चेतावनी उसके संदर्भ में फिर प्रदान की जा सकेगी। और उपग्रहों, संचार प्रणाली, पावर ग्रिड और पृथ्वी पर मानव स्वास्थ्य को जो प्रभावित करने की संबंधित स्थितियां हैं उसको भी यहाँ पर हम उसका अध्ययन कर सकेंगे और उससे संबंधित यहाँ पर डेटा तैयार करके उससे चेतावनी प्रणाली या स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी यहाँ पर चीज़ों को तैयार कर सकेंगे। तो ये सारी इंपॉर्टेंस यहाँ पर इसके संदर्भ में से लॉन्च किया जाएगा अगस्त में। अगला यहाँ पे है विशालकाय लाल तारा बेटेलगस को लेकर थोड़ा सा यहाँ पर ये चर्चा का विषय बना है। बेटेलगस क्या है यहाँ पर? तो देखा जाए तो ये एक विशालकाय लाल तारा है जो अपने जीवन के अंत के करीब है। रिगेल के बाद ओरायन तारा मंडल में ये दूसरा सबसे चमकीला तारा माना जाता है। यहाँ पर एरिया आप देख सकते हैं, ये और ये यहाँ पर रेड कलर का है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे हम बेटेलगस कहते हैं। वैज्ञानिकों ने वर्ष 2019 के अंत में बेटेलगस के रहस्यमय तरीके
से यहाँ पे मंद होने का कारण तारे की दिखाई देने वाली सतह पर एक बड़े धमाके की स्थिति को बताया था। बेटेलगस देखें तो दो मुख्य कारकों के कारण चमक में भिन्न होती है। एक तो इसके सतह के तापमान में परिवर्तन और साथ ही इसके आकार में परिवर्तन होने की स्थितियां। देखा जाए तो एक विशालकाय लाल तारे के रूप में बेटेलगस की एक बहुत ही अस्थिर यहाँ पे बाहरी परत और उस पर संवहन स्पंदन है तो यहाँ पे प्रवण हो जाती है। ओरायन तारा मंडल यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए तो ये प्रमुख तारामंडल है जो पूरे विश्व में यहाँ पर आपको इसे देखा जा सकता है। यह आकाशीय भूमध्य रेखा पर स्थित है और इसे उत्तरी गोलार्ध में जनवरी से अप्रैल के टाइम में, ठीक है, जनवरी से अप्रैल के टाइम में तथा दक्षिणी गोलार्ध में इसे फरवरी तक यहाँ पर देखा जाए, नवंबर से फरवरी तक आपको इसे शाम में आप में इसे देख सकते हैं। तो ये ओरायन तारामंडल में बेटेलगस तारे के बारे में है जो कि यहाँ पर धीरे धीरे मंद पड़ गया है। अगला है लेप्टोस्पायरोसिस। क्या है ये लेप्टोस्पायरोसिस, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, लेप्टोस्पायरोसिस को लेकर भी यहाँ पे जो चर्चा का विषय बना है, ये बैक्टीरियम लेप्टोस्पायरा इंटर ऑर्गन के कारण यहाँ पर लेप्टोस्पायरिस होता है। यह मुख्य रूप से देखा जाए तो संक्रमित जानवरों के मूत्र में पाया जाता है और रोग के वाहक के रूप में जंगली और घरेलू जानवरों जैसे कि कृंतक, मवेशी, सूअर और कुत्ते, ये सब यहाँ पर लेप्टोस्पायरोसिस रोग के वाहक होते हैं। देखा जाए तो इस रोग के लक्षणों में मूल रूप से आपको ऐसी श्रृंखला देखी जाती है जिसमें आपको हल्के फ्लू जैसे बीमारी से लेकर के जानलेवा एक स्थिति आपको विकसित हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कृंतक जैसे कि आपको चूहे हो गए आपके घर में, ठीक है, सांप हो गए आपके, वाटर बॉडी हो गई आपकी, या फिर आपके गाय हो गई, कुत्ते हो गए, ठीक है, और अन्य इनसे होकर आपकी जो वाटर बॉडी से होते हुए आपके बॉडी में यहाँ पर आपको प्रवेश कर सकता है लेप्टोस्पायरोसिस बैक्टीरिया। अब देखा जाए तो इसके सामान्य लक्षण और इसके बचाव के संदर्भ में थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा। लेप्टोस्पायरोसिस जो है, अगर इस तरीके से आप या इस बीमारी से यदि आप ग्रसित होते हैं तो ऐसी स्थिति में अचानक बुखार आना, ठंड लगना, सिरदर्द शामिल है और कभी कभी इसमें से कोई भी यहाँ पे लक्षण नहीं देखे जाते हैं। गंभीर स्थिति में आपको अंग शिथिलता की स्थिति उत्पन्न होने लगती है और इसमें यकृत, गुर्दे और फेफड़े जो होते हैं तथा मस्तिष्क आपको इस पर गंभीर आपका प्रभाव पड़ता है। बचाव के संदर्भ में बात करें तो लेप्टोस्पायरोसिस के प्रसार को कम करने, किसानों को आर्थिक नुकसान को कम करने हेतु पशु संक्रमण को रोकना, स्वच्छ पशुपालन, रखरखाव, उचित अपशिष्ट प्रबंधन, बेहतर स्वच्छता सुविधाएं यहाँ पर आपको इसके लिए जरूरी हैं। साथ ही यहाँ पे मानव, पशु, पौधे, पर्यावरणीय स्वास्थ्य को परस्पर संबद्धता पर केंद्रित हैं, जो कि हम वन हेल्थ यहाँ पे दृष्टिकोण को अपनाना भी आवश्यक है, जिसके माध्यम से हम यहाँ पे एक स्वास्थ्य संदर्भित एक स्वच्छ वातावरण को विकसित कर सकें और यहाँ पर रोगों से बचाव की स्थिति भी उत्पन्न कर सकें। अगला टॉपिक है क्वांटम कंप्यूटिंग, जो हमारा यहाँ का आज का अपना अंतिम टॉपिक है। देखिए, क्वांटम कंप्यूटिंग से जुड़े हुए घटनाक्रम आप लगातार पढ़ते होंगे, इसे भविष्य के संदर्भ में भी यहाँ पर इसे देखा जाता है। देखा जाए तो हाल ही के अध्ययन में IBM के शोधकर्ताओं ने क्वांटम कंप्यूटिंग का यहाँ पे उपयोग किए जाने वाले फोनान में हेरफेर करने हेतु एक ध्वनिक बीम स्प्लिटर विकसित किया है, ठीक है। क्या विकसित किया है? ध्वनिक बीम स्प्लिटर विकसित किया है, जिसके माध्यम से यहाँ पे क्वांटम कंप्यूटिंग के फोनान में हेरफेर किया जाएगा, जो संभावित रूप से पारंपरिक कंप्यूटर की पहुंच से परे जटिल समस्याओं को हल कर सकता है। फोनान के बारे में अब थोड़ा सा यहाँ पे जान लेते हैं, क्योंकि फोनान में ही हेरफेर करने की बात की जा रही है। तो फोनान होता क्या है? फोनान कंपन ऊर्जा के पैकेट हैं, इन्हें ध्वनि के क्वांटम समकक्ष आपको माना जाता है, ठीक है। क्या है? कंपन ऊर्जा के पैकेट हैं ये। अब इसके बाद अगला जो टॉपिक इसमें है कि ध्वनिक बीम स्प्लिटर, जिसका ये प्रयोग करेंगे फोनान का हेरफेर करने में, उसको भी जान लेना जरूरी हो जाता है। देखिए, ध्वनिक बीम स्प्लिटर जो हैं, ये धातु की छड़ों से बनी कंघी के आकार का एक छोटा सा उपकरण है। इसमें लिथियम नायोबेट से बने एक छोटे चैनल में इसे रखा गया था और चैनल के प्रत्येक छोर पर एक सुपर कंडक्टिव क्यूबिट, जो अलग अलग फोनान्स
का उत्सर्जन कर सकता था और उनके बारे में यहाँ पे पता भी लगा सकता था। पूरे सेटअप की बात करें तो बहुत कम तापमान पर इसे रखा गया था। फोनान्स को अरबों परमाणुओं के सामूहिक कंपन का प्रतिनिधित्व करते हैं और उसी तरह ये व्यवहार भी करते हैं। जिस प्रकार फोटॉन एक ऑप्टिकल बीम स्प्लिटर के साथ यहाँ पे अभिक्रिया करता है, वैसे यहाँ पे फोनान अपना प्रतिक्रिया करते हुए दिखाई देते हैं। बात करते हैं यहाँ पर इस फोनान को जब एक तरफ से उत्सर्जित कर दिया जाता है तो अपेक्षित आधे समय के लिए परावर्तित हुआ और बाकी आधे समय या दूसरी तरफ यहाँ पे संचरित हो गया। यदि एक ही समय में दोनों तरफ से फोटॉन उत्सर्जित होते हैं तो सभी एक ही तरफ यहाँ पे समाप्त हो जाते हैं। देखा जाए तो डेटा से एक बात की और यहाँ पे पुष्टि होती है कि इस प्रकार के दो फोनान यहाँ पर हस्तक्षेप हुए जो दर्शाते हैं कि फोनान जो है फोटॉन की तरह ही क्वांटम कार्य करने में सक्षम है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे क्वांटम कंप्यूटिंग की, क्योंकि ये जुड़ा हुआ सारा पहलू ही क्वांटम कंप्यूटर से है। तो यहाँ पे देखिए क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होती है। क्वांटम कंप्यूटिंग है एक तेजी से उभरती हुई तकनीकी जो कि पारंपरिक कंप्यूटरों की जटिल समस्याओं को हल करने हेतु क्वांटम यांत्रिकी के नियमों का यहाँ पर उपयोग करती है। क्वांटम जो यांत्रिकी है ये भौतिकी की उपशाखा है जो क्वांटम व्यवहार का यहाँ पर वर्णन करती है और साथ ही इसमें परमाणु, इलेक्ट्रॉन, फोटॉन, आणविक एवं उप आणविक क्षेत्र यहाँ पर इत्यादि इसमें शामिल होते हैं। तो आज के हमारे टॉपिक में साइंस एंड टेक के मासिक करंट अफेयर संग्रह के अंतर्गत हमने सभी टॉपिक का यहाँ पर विश्लेषण कर लिया है। नेक्स्ट यहाँ पर वीडियो में कुछ और एक विषय को लेकर आएंगे, उससे संबंधित घटनाक्रमों के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक यहाँ पर आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, रिवीजन कर लें सभी टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पर चीज़ों को फैक्चुअल डेटा और साथ ही साथ यहाँ पे इनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलें। मंथली वाइज इस करंट अफेयर सीरीज के माध्यम से आपके करंट अफेयर्स को यहाँ पर आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही संक्षेप में और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर आया जा रहा है। तो इसे आप यहाँ पर रेगुलर रूप से ज़रूर फॉलो करें और इन सभी की पॉइंट्स को यहाँ पर रिवीजन करते रहें ताकि यहाँ पर करंट अफेयर्स की समस्याएं एग्जाम के समय आपको किसी भी तरीके की ना रहें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।